हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी कि सीपीयू एसआई में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको क्या करना है और किस तरह से आप चाहो तो बड़े आराम से 200 में 200 ला सकते हो। इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो ना तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना और आप एक चीज मार्क करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए सीपीयू एसआई का मेंस और सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। एक आध साल देखा गया था कि सीपीयू एसआई का जो लेवल है वो सीजीएल के लेवल से थोड़ा सा नीचे रहता था, लेकिन अगेन फिर बराबर हो गया। तो इसीलिए मैं आज आपको एक बार एक सरसरी तौर पर एक सीजीएल का नहीं सीपीओ का एक पेपर दिखा दूं मैं, और याद रखना प्री में डिफरेंट कैसे है ये सीजीएल से। बेटा प्री में तो 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेंस में वही 200 क्वेश्चंस रहेंगे और एंटायरली जो डिफरेंस है ना कहां पर कितने क्वेश्चंस होंगे वो आप पाओगे सीजीएल और सीपीओ का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। और रिमेंबर एक चीज और याद रखना कि आप सबसे पहले वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे होगा बेटा वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है। साउंड तो ठीक है, देखो तो एक बार चेक कर लो। तब तक आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा पहले तो, क्योंकि ये कई बार हैक हो चुका है जिसके कारण हमारा रीच बहुत कम हो गया है, ठीक है। और इसको लाइक और शेयर कर लो। चलो अब तो सुनाई पड़ रहा है सब कुछ, सुनो ध्यान से। याद रखना कि ये जो पेपर है वो पेपर आपको इंटायरली बता देगा कि किस तरह से क्वेश्चन डिवाइडेड है। सबसे पहले आओ देखो ध्यान से बेटा, मैं आपको समझा रही हूं, एक बैच कर लो प्रॉपर तरीके से। एसएससी के जितने एग्जाम्स है सारे एग्जाम्स में वही पैटर्न घूम फिर के आता है, सारे वही पैटर्न्स आते हैं। आप आओ सबसे पहले देखो जरा क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूं कि जो टियर 2 का पेपर है वो पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले देखो ये, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में जनरली आपका 5 वर्ड गायब रहता है और उसके जगह पे 4-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। याद रखना इस तरह के आपके पास देखो, यहां पे मैं आपको दिखा दूं, यहां पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्लोज टेस्ट है। 5 5 25 यानी 25 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के होंगे। आप कुछ लोग पूछते हैं मैम क्लोज टेस्ट में हम कैसे करें? बेटा क्लोज टेस्ट को हमें अंडरस्टैंडिंग से करना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा खाली पहला क्लोज टेस्ट करा के दिखाती हूं कि क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम क्या होता है। और आज देखो बेटा ध्यान से सुनना, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न ऑफ द एग्जाम दिखाना चाहती हूं ताकि आप समझ जाओ कि हमें तैयारी किस चीज की करनी है। पहले पता तो चले मंजिल कहां है, तभी तो पहुंचोगे, है ना। चलो आ जाओ पहला वर्ड में, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑनर्स दैट वर हीप्ड अपॉन हिम पास्चर रिमेन्ड अ सिंपल मैन। रिमेंबर ये सारे क्लोज टेस्ट मैंने अलग से एक जगह पर इकट्ठा करके सारे बैचेस में करा के लोड करा दिया है, इसीलिए मैं सिर्फ अभी एक एक करा रही हूं कि देख लो क्वेश्चंस कैसे होते। मैं एक क्वेश्चन पेपर के साथ करा रही हूं आपको, ठीक है। सारे जितने भी ऑनर्स थे, ऑनर्स मतलब सम्मान, दैट वर हीप्ड अपॉन हिम। हीप का मतलब होता है बेटा एक कोई चीज का ढेर होता है जो उसके ऊपर लाद दिया गया। किसके ऊपर लाद दिया गया था? पास्चर के ऊपर। लुइस पास्चर की बात हो रही है। पास्चर रिमेन्ड अ सिंपल मैन डैश हार्ट। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। अब है कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आज ठीक है बिल्कुल, जल्दी बताइए पहला आंसर क्या होगा, बोलो। remained a simple man dash heart। जल्दी बताना क्या होगा जल्दी बेटा, थोड़ा सा फास्ट हो,
बहुत स्लो हो आप लोग, बहुत स्लो। देखो, एट हार्ट, एट हार्ट का मतलब होता है बेटा, बाई हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना, एकदम रट्टा मार लेना, लर्न इट बाई हार्ट। समझ में आया? बाय हार्ट का मतलब होता है एकदम याद करके, लर्न इट बाय हार्ट। सब लोग बाय हार्ट लिख रहे हो क्योंकि आप लोग को बाय हार्ट याद है ना? अगर मैं कहूंगी ना इसको याद कर लेना, तो मैं कहूंगी लर्न इट बाय हार्ट। एट हार्ट होता है दिल से, यानी दिल से तो वो आदमी आज भी, मतलब जिस समय की बात हो रही है, वो हमेशा से एक बहुत सिंपल आदमी था। Perhaps the memories of his boyhood days, यानी जब वो एक लड़का था, उसका जो मेमोरीज था यादगार थे। When he dashed the familiar scenes of his birthplace, when he dash, अब बताओ क्या होगा? हाँ बोलो। When he dashed the familiar scenes of his birthplace, सुनो, जो उसके लड़कपन के दिन थे, उसके जो मेमोरीज थे, वो कब के थे? जब वो एक अपने बर्थ प्लेस, जहां पे वो पैदा हुआ था, वहां पे जो चीर परिचित जो सीन्स थे ना, उसको वो ड्रॉ किया करता था। बेटा, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म ड्रू होता है। पूजा साहू, रियाज अहमद, प्रिया, बेटा पास्ट टेंस की बात हो रही है। चाइल्डहुड मेमोरीज यानी बॉयहुड मेमोरीज में वो ड्रॉ किया करता था ना। बेटा ड्रॉस कैसे होगा, जरा मुझे बताओ तो। ड्रू होगा ना। अब कैसे ड्रू होगा, फिर से आगे भी मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं। देखो, लेफ्ट पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात ही नहीं हो रही। And the dash to be a great artist never wholly left him. And the dash to be a great artist, किस चीज का to be a great artist बताओ तो। हाँ, and the dash to be a great artist, बताओ किस चीज का to be a great artist, जल्दी बताना। सुनो, एक उसके अंदर से बेटा बन तो गया वो साइंटिस्ट, लेकिन उसके अंदर से एक इच्छा थी कि काश मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनूं, तभी तो ड्रॉ करता था, है ना? जो अंदर से जो आपकी भावना होती है ना, इच्छा होती है, उसको कहते हैं लॉन्गिंग। क्यों? क्योंकि लोथिंग का मतलब तो होता है नापसंद करना। विशिंग वर्ड ऐसे यूज नहीं होता बेटा। विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब होता है आपको मैं विश कर रही हूं, ठीक है ना, आपको शुभकामनाएं दे रही हूं, वो हो जाएगा। सब गलती कर रहे हो। कारण क्या है? अभी हाल का एक क्वेश्चन आया था सीजीएल का, उसमें कई लड़कों ने गलती किया। अनदर हेल्पिंग ऑफ एन आइसक्रीम में हेल्पिंग को ही मार्क कर दिया, गलत है बेटा। क्या कहते हैं, अगर आप कोई पार्टी देते हो, कहते हैं ना प्लीज हेल्प योरसेल्फ। हेल्प योरसेल्फ का मतलब होता है सर्व योरसेल्फ। अपने जितना खाना है वो आप सर्व कर लो, तो हेल्प का मतलब सर्व होता है। तो अनदर हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम का मतलब हुआ अनदर सर्विंग ऑफ आइसक्रीम। इसीलिए कभी कभी वर्ड पहचानने की कोशिश करो। और ईचिंग का मतलब तो खुजली होना होता है, ठीक है। लॉन्गिंग का मतलब होता है दिली चाहत। जो दिली चाहत थी, उसकी दिल से चाहत थी आर्टिस्ट बनने की, उसे कभी छोड़ के नहीं गया था। He did dash a great artist. He did dash a great artist. But after his 16th year, he dashed the brush forever. He did dash a great artist. He did dash. बताओ। He did dash a great artist. बताओ बेटा। he did become, did के साथ वर्ब का एक है, वेरी गुड। did लोथिंग का मतलब बेटा होता है नापसंद करना, यहां पे है ना। सुनो, लोथ का मतलब रिलक्टेंट भी होता है, लेकिन यहां पे आईएनजी लगा रहा है ना, ठीक है, इसका मतलब वर्ब है। सुनो, he did बेटा, did के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो did become यानी वो बन गया। did के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो बन गया।
लेकिन 16वें बर्थडे के बाद ही डैश द ब्रश फॉर एवर, ही डैश द ब्रश फॉर एवर। ब्रश को उसने क्या किया होगा? जो पेंट करने वाला ब्रश है, क्या किया होगा उसके बाद? बताओ तो, बोलो बेटा। क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए और वॉल्यूम 1 से वो कैप कर लो, और जो क्लास में वो कैप कराया वो कर लो, बस मोर देन सफिशिएंट है। यस, लास्ट बताओ क्या होगा? उसने ब्रश को हमेशा के लिए क्या कर दिया होगा? खुद सोच के बताओ। ब्रश को हमेशा के लिए, पेंटिंग ब्रश को हमेशा के लिए क्या कर दिया होगा? अबंडेंस। संजना, वेरी गुड। उसने हमेशा के लिए उस ब्रश को छोड़ दिया। देखो, अब एक चीज आपको महसूस हुआ कि हमने जो आपको कराया है ये एंटायरली एग्जैक्टली, एक्सपेल का मतलब होता है बेटा निकाल देना, जैसे रविशंकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है ना, एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास, ये सब होता है। यहां पर क्या होगा? यहां पर सीधा सीधा आपको ऐसा वर्ब चाहिए जो फिट हो। मैंने ये सारा का सारा जितना भी है आपको मैं बता दूं, ये कंप्लीट मैंने आपको खत्म करा दिया है। एक मेरा बेटा ऑफलाइन बैच भी आ रहा है 16 मई को, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो, अगेन सेम टाइप का पैसेज मैंने, मतलब आपको सारा पैसेज एक जगह आपको मिला के करा दिया है। याद रखना, ये सारे जो क्लोज टेस्ट है बेटा, इसको थोड़ा समझ के करना पड़ता है, ठीक है? और उसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। साथ में मैंने जितना क्लोज टेस्ट कराया है आपको एक जगह पे करा के दे दिया है, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए आइए जरा ये देखो, अगेन 6 नंबर बताओ क्या होगा जल्दी से। 6 नंबर, यानी इसमें आपका 10 है। ये जो पहला क्लोज टेस्ट था उसमें 10 था। देखो देखो, इसमें 10 था, ठीक है? यानी कि याद रखना 25 क्वेश्चन आता है, या तो 5-5 क्वेश्चन के 5 होंगे, या 10-10 के 2 होंगे, 1 के 5 होंगे। देखो ध्यान से, he put his soul and energy dash his work, he put his soul and energy dash his work, अंदर डाल दिया बिल्कुल उसको। कहां पे? अपने काम में, अपनी आत्मा को, अपनी सारी एनर्जी को into, yes, very good. And it was this very energy that in the end dash him out, dash him out. और ये एनर्जी था जो अंत में उसको क्या किया? dash him out. अब बताओ, बोलो बोलो क्या होगा? बोलो। मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं रीजन इसलिए कह रही हूं नहीं पता, क्योंकि अगर मैं यहां पर सोचूं तो मुझे एक वोर वर्ड है जो सही लग रहा है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता। रुक जाओ। फॉर हिम ईच सफरर वॉज मोर देन डैश अ केस दैट वॉज टू बी क्योर्ड. He looked upon the dash against hydrophobia as a battle and he was dashed to win at any cost. इसका मतलब है कि यहां पे कट आउट नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहां पे आप ये फील नहीं कर रहे हो कि एनर्जी ने इसको बिल्कुल काट के रख दिया, है ना? इट जस्ट वोर हिम आउट होगा, क्योंकि उसने ही इसको एक रूप दिया, क्योंकि उसके बाद यही तो एनर्जी था जिसने लोगों के लिए काम किया. फॉर हिम ईच सफरर वॉज मोर देन डैश अ केस, मोर देन जस्ट अ केस. हर सफरर जो भी सफर करता था, जो पीड़ित था, वो सिर्फ और सिर्फ एक केस नहीं था, ठीक है, देन
जस्ट अ केस, बल्कि जिसको क्योर करना है बस इतना नहीं था, ये हर केस को क्या देखता था, he looked upon the dash against hydrophobia as a battle। क्या होगा यहां पे बेटा, म्यूटनी तो होता है जब किसी राजद्रोह होता है, यानी कि राजा के खिलाफ, यानी किसी शासन के खिलाफ एक बगावत होता है, उसको म्यूटनी कहते हैं, है ना। यहां पे जिसको सशस्त्र कहते हैं विद्रोह। राइवलरी तो होता है जब किसी के बीच में दुश्मनी होता है, यहां पे फाइट है। हाइड्रोफोबिया यानी कुत्ते के काटने से जो हाइड्रोफोबिया होता था, उसके खिलाफ जो फाइट था उसको बैटल के रूप में देखता था। एंड ही वॉज डैश टू विन एट एनी कॉस्ट, और वो दृढ़ निश्चय था कि भाई मैं किसी भी तरीके से ये जीतूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इसको जीतना है। देखो ठीक है, बोलो समझ में आया? आप बताओ, कुछ भी पूछना है तो जल्दी पूछो। क्लियर? इसने इसको एग्जॉस्ट कर दिया था बेटा, क्योंकि ये इतने एनर्जी के साथ काम करता था ना, ये लास्ट में ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि थक के एकदम चूर हो जाना। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसको बुढ़ापे में इसीलिए उसको परेशानी हुई, क्योंकि उसने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया। इसलिए कहा है ना, इन द एंड इट वोर हिम आउट, यानी एग्जॉस्टेड हिम। ठीक है, क्लियर? और आओ, और ये जो लास्ट में बना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ओनली। अब देखो ना, अगर मैं कहूं ब्लो हिम आउट, तो ब्लो आउट का मतलब जैसे होता है जैसे कोई चीज फूल के गुब्बारा जैसा हो जाना, वो। लेट आउट का मतलब होता है कोई चीज बाहर निकलने देना, है ना। कट आउट का मतलब होता है जैसे कट आउट फॉर, के लिए बना होना। तो यहां पे वोर आउट होगा, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो। मोर देन जस्ट अ केस, सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि हाइड्रोफोबिया के खिलाफ जो उसकी लड़ाई थी, वो एक बैटल, जंग के रूप में देखता था, और वो डिटरमिन था कि जीतूंगा किसी भी कॉस्ट पे। नाउ सी, 10 में अगर आप 8 कर लिए हो, 7 भी कर लिए हो विदाउट प्रिपरेशन, अगर आप 6 भी कर लिए हो, तो आप आराम से 10 में 9 कर दोगे। एक आध में फंस जाते हो कई बार, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हो इस सीजीएल के बाद क्या हो गया है कि मेंस का एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा और उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि 200 में 240, 210, 220 भूल जाओ। 9 प्रथम लिखो, 9 आउट ऑफ 10 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। प्रथम अब शायद स्टूडेंट हो ना मेरे ही किसी बैच के, ठीक है। अब सुनो, जो सेकेंड है उसमें हम देख लें कितने क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड बेटा, ये जगह देखो, 16 से 20 तक, यानी कि अगेन हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए चलो आ जाओ। सेकेंड, I was walking home from work when I saw someone dash I thought was my friend Sandra। आप बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ। I was walking home from work when I saw someone dash I thought was my friend Sandra। क्या होगा? जल्दी बताओ। बताओ। यहां पे आप हु और हुम में कंफ्यूज करते, लेकिन सबसे अच्छी बात है बेटा, हुम है ही नहीं। जिसको मैंने सोचा कि सैंड्रा है, हु वॉज माई फ्रेंड सैंड्रा। यस, मैं घर जा रही थी काम से, जब मैंने किसी को देखा मुझे लगा कि वो सैंड्रा है। आई वेंट अप डैश हर एंड टच्ड हर ऑन द आर्म। आई वेंट अप डैश हर, बताओ क्या होगा?
बोलो। आई वेंट अप डैश हर। नहीं बेटा, हु वॉज सैंड्रा कहोगे ना, हुम वॉज सैंड्रा थोड़ी कहोगे कि हुम होगा। आई वेंट अप डैश हर क्या होगा, जल्दी बताओ। यस, आई वेंट अप टू हर। बेटा डेस्टिनेशन जब बताते हो ना तो टू लगाते, और डायरेक्शन बताते हो तो डायरेक्शन बताओगे तो क्या लगाओगे, टूवर्ड्स लगाओगे। कम टूवर्ड्स मी मतलब मेरे तरफ आओ, कम टू मी मेरे पास आओ। तो मैं कह रही हूं कि मैं उसके पास गई, यानी मेरा वो डेस्टिनेशन थी। आई वेंट अप टू हर एंड टच्ड हर ऑन द आर्म। मैं उसके पास गई और उसके आर्म को मैंने छुआ। Dash when the woman turned around, it wasn't Sandra. Dash when the woman turned round. Dash when the woman turned round. अब मुझे बताओ क्या होगा, हाँ? Dash when the woman turned round क्या होगा, जल्दी बताना, जल्दी, बहुत फास्ट फास्ट करो। सरप्राइजिंगली वेरी गुड, बहुत सही। क्योंकि आप जा रहे हो उसको टच कर ले रहे हो, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि सैंड्रा ही है, लेकिन जब वो मुड़ी आई एम सॉरी, है ना, क्योंकि आप सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वो सैंड्रा नहीं थी। बेटा ग्लैड थोड़ी हो गए यार, फ्रेंड को छू रहे हो, फ्रेंड से मिलने के लिए कोई और निकल जाए तो आप ग्लैड यानी कि खुश थोड़ी हो गए। सरप्राइजिंगली व्हेन द वुमेन टर्न्ड राउंड, जब वो पलटी, इट वाज़न्ट सैंड्रा, वो सैंड्रा नहीं थी। ठीक है, डैश ऑल, आई जस्ट सेड आई एम सॉरी, क्या होगा 14 का आंसर बताओ। इट वाज़न्ट सैंड्रा डैश ऑल, एक फ्रेज है, एट ऑल। वेरी गुड प्रथम, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं थी। शी वाज़न्ट सैंड्रा एट ऑल, क्योंकि चेहरा ही देख के समझ गए ना ये तो सैंड्रा नहीं है। एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। I just said I'm sorry. I dash you for a friend. I dash you. बताओ, I dash you. Misjudged. बेटा misjudge का मतलब होता है गलत जज कर लेना। बताओ क्या होगा, हाँ? मिस्टोक, वेरी गुड पूजा, मिस्टोक। मिस्टेक से मैंने आपको मान लिया कि आप मेरी फ्रेंड हो, मिस्टोक होगा। वेरी गुड, मिस्टोक यू एज अ फ्रेंड। आप जरा देखो अगर ध्यान से, जब आप क्लोज टेस्ट करोगे तो ध्यान रखना क्या, देखो आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क, काम से घर जा रही थी, जब मैंने देखा किसी को जो मुझे लगा कि जो मेरी फ्रेंड सैंड्रा थी, हु वॉज माई फ्रेंड सैंड्रा, ठीक है, मैं उसके पास गई। आई वेंट अप टू हर, क्योंकि वही मेरी डेस्टिनेशन है, वहीं तक जाना था मुझे, और उसके आर्म को मैंने छुआ, लेकिन फिर मैं चौंक गई। क्यों? क्योंकि द वुमेन टर्न्ड राउंड सरप्राइजिंगली, इट वाज़न्ट सैंड्रा एट ऑल, बिल्कुल भी सैंड्रा नहीं थी। तो मैंने क्या कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया, अपनी दोस्त समझ लिया गलती से। तो मिस्टेक से समझ लेना इस मिस्टुक। देखो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, शी स्टेयर्ड एट माई फेस, उसने मुझे घूर के देखा, मेरे चेहरे को, ठीक है। एंड डैश, टू बी ऑनेस्ट हर फेस शॉक्ड मी, एंड डैश। अब बताओ आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। आप जब मीनिंग पढ़ोगे, मीनिंग पता होगा तभी पता होगा आपको। बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ क्या होगा। मैं बताती हूं क्या होगा। यस वेरी गुड, स्काउल्ड। क्यों? उसने मुझे घूर के देखा। बेटा जब घूर के कोई देखता है ना तो वो स्नोर नहीं करता, वो खराटे नहीं मारता है। केयर मतलब डराना हुआ, स्टूप का मतलब होता है झुकना।
बल्कि उसने मुझे घूर के देखा, गुस्से में देखा। स्टेयर करेगा ना तो वो क्या गुरेर के देखेगा, तो जब कोई गुरेर कर देखता है तो बेटा वो आपको गुस्से में देखता है। एंड स्काउल्ड, स्काउल इज द एंग्री एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। और स्केर्ड जो लिख रहे हो ना बेटा, शी स्टेयर्ड एट माई फेस एंड स्केर्ड नहीं होगा, या तो स्केर्ड मी होता कि मुझे डरा दी, लेकिन यहां पे उसने गुस्से से देखा। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ईमानदारी से कहूं तो हर फेस शॉक्ड मी, उसका जो चेहरा था वो मुझे डरा दिया। शी डैश मी ऑफ अ विच फ्रॉम द चिल्ड्रंस डैश, शी डैश मी ऑफ अ विच, बताओ क्या होगा जल्दी से। शी डैश मी ऑफ अ विच क्या होगा? शी डैश मी ऑफ अ विच, शी डैश मी ऑफ अ विच। बेटा कहानी खत्म है प्रथम, तो मुझे याद दिला रही थी क्यों होगा? कहानी खत्म है, याद कैसे दिला रही थी? उसने मुझे याद दिला दिया। भाई अभी कहानी नहीं है, पुरानी हो चुकी बेटा, सब पास्ट में है। स्टेयर्ड, स्काउल्ड, शॉक्ड, तो रिमाइंडेड लगाओ ना। उसने मुझे याद दिला दिया, किसका याद दिला दिया? उस चुड़ैल का। कहा, कौन सी चुड़ैल का? फ्रॉम अ चिल्ड्रंस क्या? चिल्ड्रंस क्या? चिल्ड्रंस, वेलकम तनिषा। चिल्ड्रंस क्या? बच्चों की कहानी है ना, जो छोटे बच्चों की कहानी नहीं होती है ना, उसमें एक चुड़ैल होती है जिसकी आंखें बहुत गंदी सी होती है, गुस्से में वो देखती है और ऐसे पकड़ के बच्चे को खा जाती है। वही ये वाला रिमाइंड कर दिया मुझे। विथ अ लॉन्ग नोज एंड स्टेयरिंग आईज। और देखना जितने भी चुड़ैल होगी ना अंग्रेजों की कहानी में, जितने इंग्लिश स्टोरीज होते हैं, चिल्ड्रन स्टोरीज, उसमें जो विच होगी ना, उसका नाक ऐसे लंबा होगा और आंखें बहुत डरावनी होगी। बेटा मिथ का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई प्रामाणिकता नहीं हो, लेकिन बेटा मिथ नहीं कहते, चिल्ड्रन स्टोरी कहते हैं, स्टोरी बुक्स कहते हैं। ठीक है? विथ हर लॉन्ग नोज एंड स्टेयरिंग आई, स्टेयरिंग मतलब घूरती हुई आंखें। डैश आई कुड रियलाइज वॉट शी वॉज अप टू, शी डैश माई पर्स एंड एस्केप्ड। देखो क्या हुआ, डैश आई कुड रियलाइज वॉट शी वॉज अप टू। इसके पहले कि मैं समझ पाती वो क्या करना चाहती है, वो मेरा पर्स डैश की और भाग ली। अब देखो क्या है, बिफोर आई कुड रियलाइज, इसके पहले मैं समझ पाती उसे क्या चाहिए, वो क्या करने वाली है। शी डैश माई पर्स, वो मेरा पर्स छीन ली। बेटा पूरा कहानी पास्ट में है तो स्नैच भी तो पास्ट टेंस में होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एंड एस्केप्ड, देखो मीनिंग समझोगे तब बनेगा। हम लोगों ने 25 में 20 क्लोज टेस्ट बना लिए, बड़े आराम से बन गया ना। कैसे बना बताओ, कैसे बना? बेटा रिमाइंडेड होगा, स्नैच्ड होगा। कहा एक इंसिडेंट की बात हो रही है, जब ये एक बार अपने फ्रेंड सैंड्रा समझ के किसी को इसने हाथ पर ऐसे छू दिया कि सैंड्रा है, तो फिर सरप्राइज होगी कि सैंड्रा तो नहीं है ना। फिर क्या हुआ, उसने उसको घूर कर देखा, बहुत ही गंदे नजर से, एकदम गुस्से, बैड टेम्पर्ड तरीके से, है ना। अब उसका फेस ने इसको शॉक कर दिया, पास्ट टेंस है। उसने उसको रिमाइंड किया, रिमाइंडेड पास्ट टेंस। क्या रिमाइंड किया? एक चुड़ैल का। क्या से? चिल्ड्रन के स्टोरी से। विथ हर लॉन्ग नोज, उसकी नाक लंबी थी, एंड स्टेयरिंग आईज था, आंख घुरती हुई आंखें थी। इसके पहले उसे रियलाइज होता कि उसे क्या चाहिए। शी स्नैच्ड माई पर्स एंड एस्केप्ड, उसका पर्स छीनी और भाग ली। बेटा मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। परसों थोड़ा सा ठीक नहीं था तबीयत, और मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकली, ऑनलाइन क्लास में बेटा आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए, खासकर जब आप यूट्यूब में क्लास ले रहे हो या कोई नया बैच का क्लास ले रहे हो। क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं मुझे जानते हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगेगा अरे मैम को में एनर्जी नहीं दिख रही है। तो इसीलिए
यूट्यूब का क्लास था, इसीलिए मैंने आज के लिए क्लास कर दिया कि नहीं आज नहीं लूंगी, परसों लूंगी, क्योंकि मुझे पता है 103 फीवर था। और फिर भी मैंने 4 से 5:30 जाके अपना बैच ऑफलाइन पढ़ा दिया था। लेकिन फिर मैंने कहा कि ऑनलाइन में थोड़ा सा न्यू बैच है तो थोड़ा सा एनर्जी ठीक होना चाहिए। पुराने बच्चे जो होते हैं उनको अच्छे से पता है कि मैम पढ़ाती तो मन से पढ़ाती है। और कभी भी याद रखना बेटा, केडी लाइव ऐसा चैनल है और केडी लाइव ऐसा ऐप है जहां पर अगर लाइव क्लास बोला है तो लाइव क्लास होगा। और अगर मैं कहूंगी बेटा ये एक चैप्टर है, एक कुछ है जो रिकॉर्डेड चलेगा, वहां मैं रिकॉर्डेड डाल देती हूँ। लेकिन मैं कभी भी लाइव कह के रिकॉर्डेड नहीं डालती, क्योंकि कम से कम हमारे, अगर हम टीचर हैं, हम आपके साथ ईमानदार नहीं होंगे तो आप थोड़ी ईमानदार रहोगे, आप भी तो बेईमान ही होगे, है ना। इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ ईमानदार रहती हूँ। एंड रिमेंबर, मुझे कुछ नहीं होता बेटा, मैं ठीक रहती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा थक जाती हूँ, कहती हूँ यार छोड़ो, संडे को ले लूंगी, क्या फर्क पड़ता है ना। वीक में 3 डेज लेना है तो एक दिन कभी नहीं लिया तो संडे को ले लिया। वरना ऐसा नहीं है कि अगर आप कहोगे कि नहीं मैम आपको लेना है और मैं ना लूं, ऐसा नहीं होता। आपको मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी बात बता दूं। आप लोग को शायद बहुत साल हो गए, आप लोग को पता नहीं होगा। ये बात मुखर्जी नगर में पुराने टीचर्स को मालूम है, जो बहुत पुराने हैं उनको मालूम है। मेरा बेटा हुआ है 18 नवंबर 2008 को, ठीक है। और 17 नवंबर 2008 को शाम को 7 बजे तक मेरी सिस्टर पानीपत से यहाँ दिल्ली पहुंच चुकी थी, क्योंकि मेरा डिलीवरी का डेट था 18 तारीख। मेरा बेटा का गले में वो जो नली नहीं होता बच्चों का, वो उसके गले में 2-3 बार लिपट गया था। तो डॉक्टर ने कहा था रिस्क नहीं लेंगे, सिजेरियन करेंगे आपका, ठीक है। तो उन्होंने 18 तारीख का डेट दिया था। 17 को मेरी सिस्टर शाम को 7 बजे वो पहुंच गई और वो देख रही है कि मैं आई नहीं हूं। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये क्या। मैं रात को 8, 8:30 बजे के लगभग में घर पहुंची। कहां से? ऑफिस से, इंस्टीट्यूट से। 8 बजे मैं घर पहुंची हूं। दूसरे दिन सुबह 7:05 पर मेरे बेटे का जन्म हुआ 18 तारीख को, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ पानी वानी चढ़ रहा था, तो मेरी सिस्टर को लगा ये पानी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कम कर दिया। क्योंकि पानी तेजी से चढ़ रहा था और मुझे ठंड लग रही थी बहुत बुरी तरह से, और पूरा पैर वगैरह सुन कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ नीचे का पोर्शन को है ना, वो करता है, बिल्कुल पैरालाइज टाइप का कर देता है डिलीवरी के लिए। तो मुझे ठंड लगने लगी थी बहुत बुरी तरह से। तो उन्होंने लगा कि शायद पानी बहुत तेजी से चल रहा है, इसीलिए सो ठंड लग रही है, उसने पानी को धीरे कर दिया। और हुआ क्या, मेरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है कुछ बॉडी में, उसी से पता चला वो हो गया। यानी जहां पर मैं 20 तारीख को वापस आती हॉस्पिटल से, मुझे उन्होंने 22 को छोड़ा है, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। 18 को बेटा हुआ, 22 को मैं हॉस्पिटल से रिलीज हुई हूं। 22 को पेट में टांका लगा हुआ। आपको मैं बताती हूँ बेटा, 2008 की बात है, जिस समय एसएससी में टियर 1 में इंग्लिश नहीं होता था, टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता था, ठीक है। 2 मिनट का इंसिडेंट है, सुन लो भी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता था, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में पूरे मुखर्जी नगर में सिर्फ मैं थी, सिर्फ मैं जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ाती थी। तो हमारे यहाँ पे 2-3 लड़के आए थे एडमिशन लेने के लिए। उन्होंने कहा था मेरे रिसेप्शनिस्ट को कि मैडम को देख के तो लग रहा है कि 2-3 दिन में ये गायब होगी, और ये लंबा गायब होगी फिर, क्योंकि सबको पता था कि एकदम पेट निकला हुआ है, 9 महीने का लगभग प्रेग्नेंट है, ये जाएंगे तो 1-8 महीना बाद, क्योंकि सबकी वाइफ जब प्रेगनेंसी लीव पर होती है तो 2-3 महीने लीव पर होती है, यानी ये हमारा मेंस एग्जाम निकाल के ही आएगी। उन्होंने ये सोचा था। बेटा 22 को मैं घर आई हूं, 24 को वैसे ही टांका लगा हुआ, सिर्फ मेंस के क्लास के लिए मैं जाती थी, और इंस्टीट्यूट मेरा 2nd फ्लोर पे था। तो एक दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ने, ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड कि मैम क्लास लेंगी, अभी तो 2 दिन पहले उनका हुआ है बच्चा। तो नहीं, मेंस का बैच है ना, बच्चे विश्वास पे एडमिशन लिए। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे जो उनका क्लासरूम था, उन्होंने मुझे दे दिया।
बहुत धीरे चल के मैं जाती थी, बहुत धीरे से उसमें पोडियम के पास पहुंचती थी और बहुत धीरे धीरे चल के मैं पढ़ाती थी। मतलब वो 2-3 लड़के जो उस समय तक मैरिड थे, दे वर टोटली शॉक्ड, और वो चुपचाप से पढ़ के जाके अपने घर में अपनी बीवियों को कोसते थे कि एक उधर देखो, एक तुम लोग को देखो, नौटंकी बाज। तो एनीवे दे आर नॉट नौटंकी बाज, हम भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए थे। तो मैंने 4 दिन के बाद से क्लास लेना शुरू किया था, अपने बेटा के होने के बाद 4 दिन के बाद। ठीक है, 1.5 घंटा ही जाके क्लास लेती थी, 1.5 नहीं 2 घंटे का क्लास होता था मेरा। अब 1.5 घंटे का होता है, इसलिए 1.5 घंटा याद रह गया। 2 घंटे का क्लास लेती थी, लेकिन लेना शुरू कर दिया था। इसीलिए याद रखना, कभी कभी आपका क्लास नहीं होता है, इट मीन्स मैडम मूड में थोड़ा रेस्ट करने का। अदरवाइज ऐसा मैं कोई बीमार नहीं पड़ती हूँ यार कि क्लास ना ले पाऊं। ठीक है चलो एनीवे, अब देखो, जब 2 आपका बेटा 10-10 का हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 25 के बाद, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये 25 के बाद, 25 के बाद ये खत्म है। इसका मतलब है, समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब है कि ये आपका जो है 5 का है, 2 10-10 का या तो 5 होगा, 5 5 जा 25, या तो आपका 3 होगा, 2 10-10 का और 1 5 का। तो कैसे भी ऑर्डर में दे देगा यार, आपको पूरा मिलाकर 25 क्वेश्चन लेना है, दैट्स इट। आ जाओ नेक्स्ट, जरा मैं ये करवा दूं आपको, लास्ट है, जरा देखो तो आंसर क्या होगा। मेक इन इंडिया is a call to the global manufacturers dash at making India a manufacturing dash। मेक इन इंडिया एक आह्वान है टू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स, पूरे वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स का के लिए डैश एट मेकिंग इंडिया। बताओ क्या होगा? आज चल मैं कोशिश करूंगी बेटा, अभी पहले इतना बताओ क्या होगा यहां पे। डैश एट मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग डैश, डैश एट मेकिंग इंडिया, बताओ क्या होगा? एम्ड एट, मैनेज नहीं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग डैश, समझ में आया? इसका एम है एट मेकिंग, एम्ड एट, बेटा ऐसे भी प्रपोजिशन देखिए समझ में आ रहा है, एम्ड एट, ठीक है। मेकिंग इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या असिस्टेड का मतलब होता है बेटा साथ देना, असिस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? मेक इन इंडिया का मकसद क्या है? जोगिंदर वेरी गुड, बहुत सही आपने लिखा है। टू मेक इंडिया, एम्ड एट मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। हब वो जगह होता है जहां पे सब कुछ बहुत ज्यादा होता है संख्या में। जैसे मुखर्जी नगर आइए, यहाँ कोचिंग हब है, सारे कोचिंग सेंटर्स वाले यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हब का मतलब जहां पे ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बैठे हो। इट इज अ नेशनल प्रोग्राम डिजाइन्ड डैश फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, फोस्टर इनोवेशन, एनहांस स्किल। पहले तो डिजाइन्ड डैश फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, क्या होगा बताओ? डिजाइन्ड डैश फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट। डिजाइन्ड टू, फॉर के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, यार क्या कर रहे हो? टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट, बेटा टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। एट, फॉर कुछ भी लगा दोगे, हर प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है। पढ़ाती हूं मैं बैचेस में, आप लोग तो कम से कम सही करोगे जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है। डिजाइन होते हैं टू फैसिलिटेट, बेटा फैसिलिटी सुविधाजनक बनाना। सुविधाजनक क्या बनाना है? इन्वेस्टमेंट, कि भाई यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको हम लोग बहुत सारे फैसिलिटीज देंगे, है ना। फोस्टर इनोवेशन, तरह तरह के नए नए चीजें बनाने की बात करेंगे, आपके स्किल्स को एनहांस करेंगे।
enhance skill dash and build best in class manufacturing dash enhance बताओ स्किल डैश अब स्किल डैश स्किल हम क्या करते हैं एनहांस स्किल क्या करते हैं एनहांस स्किल क्या एनहांस स्किल बोलो सीजीएल मेंस के लिए कोई बैच बेटा आपका 9 तारीख से कर लो मैं आपको अरे यार सारे एसएससी के एग्जाम सेम है कहां पागल की तरह सोचते रहते हो तुम लोग एनहांस स्किल डेवलपमेंट यस वेरी गुड भारत के सरकार बेचारे मोदी पोस्टर में टंग गए कितने जगह पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है और तुम लोगों को डेवलपमेंट वर्ड सिखाना पड़ेगा यार स्किल के साथ हाँ हर बोर्ड में लिखा रहता है स्किल डेवलपमेंट है ना स्किल डेवलपमेंट एंड बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग डैश मैन्युफैक्चरिंग क्या बताओ अब ये भी सिखाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग क्या चाहिए आपको इंडिया में क्या चाहिए मैन्युफैक्चरिंग क्या चाहिए हाँ बोलो मैन्युफैक्चरिंग जल्दी 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 मैं कल भी क्लास लूंगी मैन्युफैक्चरिंग क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हनी वेरी गुड भाई अगर हम कहते हैं ना आइए केडी कैंपस आइए यहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगा आपको तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से सब कुछ बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे आपको इंडिया में आके इन्वेस्ट करिए ये कहना चाह रहे हैं ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया मतलब फिर से पढ़ के सोचो मेक इन इंडिया एक आह्वान है किसको पूरे वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स को जिसका मकसद है एम एट ये क्या मकसद है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जैसे मैंने कहा मुखर्जी नगर कोचिंग हब है एक नेशनल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है टू फैसिलिटेट सुविधाजनक बनाने के लिए इसका और स्किल डेवलपमेंट का बिल्ड क्या करना है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वर्ल्ड क्लास बेस्ट इन क्लास बनाना है ताकि लोग आके यहां पे इन्वेस्ट करें ठीक है लंकापति रावण वाह क्या नाम है बताओ तुम तो लंकापति रावण बन के यहां बैठे हुए हो क्लियर हो गया बेटा सुनो ध्यान से आज मैंने आपको जो अभी तक कराया है वो करवाया है क्लोज टेस्ट रिमेंबर 25 क्लोज टेस्ट आता है अब आते हैं 30 पैसेजेस के यानी कि एक पैसेज के पर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे एंड रिमेंबर मैं इसका पूरा पैसेज याद रखना बेटा ये पूरा पैसेज मैंने बिल्कुल एकदम सीधा सीधा कुछ नहीं किया है जानते हो क्या किया है मैंने पैसेज कराने का तरीका इतना सिंपल है अभी मैंने आपको जो क्लोज टेस्ट कराया मैंने उसमें कहा कि ध्यान दो समझो स्किल के साथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है 2 के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है उसके बाद नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं मैं ये सब चीजें आपको समझा के करा रही थी क्लोज टेस्ट अलग तरीके से करोगे पैसेज करने में कहीं पर भी कुछ लोग बच्चे कहते हैं ना मैम पता है पैसेज कैसा आया था पैसेज में ना ये चीजें पूछा गया था अरे भाई पैसेज में क्या था आपको अगर पता है इसका मतलब है कि आपने टाइम बर्बाद कर दिया पैसेज पढ़ने में पैसेज पढ़ा नहीं जाता है बेटा सुनो कैसे किया जाता है हम सबसे पहले क्वेश्चन में आएंगे हम अगर इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो इसको पहले छोड़ के चलेंगे क्यों सुनो ध्यान से बोलोगे मैम पहला ही क्वेश्चन छुड़वा रहे हो आप इसलिए छुड़वाऊंगी हम बाद में आएंगे इस पर अभी क्योंकि आप आंसर दिख जाएगा आपको इसीलिए आपको लगेगा कि यार ये आंसर तो दिख गया नहीं बाद में क्यों आएंगे और किस तरह के बेटा एग्जाम में क्या छोड़ना है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्या करना है वो तो इंपॉर्टेंट है लेकिन जो चीजें टाइम ज्यादा खराब करता है उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना सुनो ध्यान से
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ओ माई गॉड, इसका मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सही नहीं है। दैट मीन्स मुझे चारों पढ़ना पड़ेगा। अब मुझे चारों पढ़ना है, मैं बाद में करूंगी इस क्वेश्चन को। चलो, वॉट इज द थीम ऑफ द पैसेज। आप सुनो, पहले तो मैं आपको सिखाऊंगी बेटा एक एक क्वेश्चन को देखकर आंसर करना है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज मैं ये सिखाऊंगी आपको कि आप जब थोड़ा और आगे बढ़ जाइएगा ना, तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखकर आपको उसका कीवर्ड पकड़ लेना। यहां पूछ रहा है पैसेज का थीम क्या है। अगर ये पूछ रहा है पैसेज का थीम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यही क्वेश्चन का आंसर दिखा दूं, इस पैसेज का थीम क्या है। अब आते हैं हाँ, देखो, द टर्म डाइटरी फाइबर्स refers collectively to indigestible carbohydrates। डाइटरी फाइबर की बात किया है। आगे भी डाइटरी फाइबर है, और पीपल टेकिंग अ डाइट रिच इन फाइबर्स, फूड स्टफ डाइटरी फाइबर के बारे में ही चल रहा है। और डाइट में स्पॉन्ज, फिर से फाइबर्स की बात कर रहा है। इसका मतलब फिर से फाइबर्स है। इसका मतलब है कि ये पैसेज डाइटरी फाइबर पे तो नहीं, जो डाइट में हमारा जो फाइबर खाते हैं यानी प्लांट्स में जो रेसा होता है, देखते हैं क्या रेसा की ही बात हो रही है क्या, यानी कि फिर से फाइबर वर्ड आ रहा है। दिस मीन्स ये डाइटरी फाइबर की ही बात हो रही है। चलो फिर से देखते हैं, हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, क्यों? क्योंकि सोर्सेस ऑफ डाइटरी फाइबर की बात नहीं हो रही थी, उसमें बीमारियां भी डिस्कशन था। इसका मतलब सोर्सेस की तो बात खाली एक पैराग्राफ में कहीं दिखा मुझे। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, क्योंकि पूरा खाली फाइबर फाइबर, फिर एक दो जगह पे हमें बीमारी का भी दिखा नाम, इसीलिए डाइटरी फाइबर्स की बात हो रही है और उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। स्पॉन्ज की तरह सोख लेता है, यानी वही सब बात हो रही थी। अब आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने कहा ना आपको कि हम एक बार में 3-4 क्वेश्चन का भी देख सकते हैं। बेटा यहां पे हम की पकड़ते हैं, और की पकड़ के हम वापस पैसेज में जाते हैं और खोजते हैं आंसर कहां है। जैसे मैंने कहा ना, अपने आप में रीड कर रही थी, वैसे आप भी अपने आप में सरसरी तौर पे देखोगे, पूरा पूरा रीड नहीं करना है। चलो फिर से देखो, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स है क्या? व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स रेफर्स collectively to indigestible carbohydrates present in the plant food। प्लांट फूड में मौजूद वो फाइबर्स है जो इनडाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसकी बात कर रहा है। चलो, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट फ्रूट्स। यानी एक बात बताओ, अगर हम पूरा पैसेज पढ़ लिए होते और सबसे पहला लाइन में जो आंसर है बेटा, और यहां पर 28 नंबर में जो क्वेश्चन है, हम तो यहां पहुंच के फिर कंफ्यूज हो जाते, या डाइजेस्टिबल बोला था कि इनडाइजेस्टिबल बोला था। साइंस वाले स्टूडेंट तो कहते मैम इनडाइजेस्टिबल है, क्योंकि वही तो है जो हेल्प करता है वावल मूवमेंट में, है ना, मोशन में, ताकि प्रॉपर पेट साफ हो, है ना। तो इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है क्योंकि वो निकल जाता है। इसका मतलब है 28 का आंसर सी है। थैंक यू एयरमैन अमनपाल। बेटा ये मैं आपको बता रही हूं, मैं इंग्लिश के और कंप्लीट पूरे इंडिया की टीचर्स के शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने अपना सेल्फिश मोटिव को किनारे रखते हुए अपने बच्चों को मेरा वॉल्यूम 1 रेफर किया है ना, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा बुक रेफर किया और मेरा बुक बोला स्टूडेंट्स को लेने के लिए। हालांकि देखा जाए तो वो भी इंग्लिश के टीचर है ना। चलो समझ में आया।
बेटा स्कूल का तरीका अलग होता है। स्कूल का तरीका जानते हो क्या होता है? स्कूल का तरीका में कहा जाएगा कि पूरा अच्छे से पढ़ो। क्यों? क्योंकि बेटा वो चाहेंगे अच्छे से आप पढ़ो, क्योंकि आपकी रीडिंग अच्छी डेवलप हो। आप देखते हो हम लोग आपको मैथ सिखाते हैं कैसे, शॉर्ट ट्रिक्स। स्कूल में कहते हैं एक भी स्टेप मिस करोगे ना तो 1 मार्क कटेगा, क्योंकि वो चाहते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही हो, है ना। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा काम है आपका टाइम बचाना। आ जाओ। Which of the following is not rich in dietary fibers? इनमें से रिच कौन नहीं है डाइटरी फाइबर्स में? हमें तो याद है कौन नहीं है, लेकिन अब देखो फॉलोइंग में 4 है। एक तो सिट्रस फ्रूट है, लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स एंड ग्लूकोज। हम सीधा चलेंगे सोर्सेस ऑफ डाइटरी फाइबर्स में, है ना। साइंस के स्टूडेंट हूं मुझे पता है, लेकिन अब मैं सीधा चलूंगी सोर्सेस कहां है। देखो सीरियल्स यहां दिख गया, सिट्रस फ्रूट्स दिख गया, लीफी वेजिटेबल्स दिख गया, और एक चीज है जो नहीं है यहां पे। आंसर बताओ तो क्या है? हाँ, हमने चारों को एक बार रीड किया, चारों ऑप्शन को, और हमें समझ में आ गया आंसर क्या है। बताओ कौन सा नहीं था? वेरी गुड बुशरा, वेरी गुड। डी, ग्लूकोज वहां नहीं था, है ना बेटा। लीफी वेजिटेबल्स में तो भर भर के होते हैं। आप लीफी वेजिटेबल को ऐसे खा लो ना, और खा के चूस के छोड़ो तो देखना उसमें जो रेसा रेसा होता है ना, वही तो फाइबर है। समझ में आया? और देखो लास्ट क्वेश्चन, द डाइटरी फाइबर्स बिहेव्स लाइक अ स्पॉन्ज बिकॉज दे लाइक अ स्पॉन्ज। अब मैं लाइक अ स्पॉन्ज ये खोजूंगी, स्पॉन्ज कहां है हमारा? लाइक अ स्पॉन्ज, लाइक अ स्पॉन्ज, लाइक अ स्पॉन्ज। देखे तो आगे वाले पेज में लाइक अ स्पॉन्ज कहां दिख रहा है? द बिहेव लाइक अ स्पॉन्ज। बेटा वर्ड खोजने की कोशिश करो, स्पॉन्ज। आप वर्ड खोजने की कोशिश करो, स्पॉन्ज आ गया, ये देखो स्पॉन्ज। अब ये स्पॉन्ज यहां है तो मैं यहां फुल स्टॉप से यहां तक पढ़ूं पहले, क्योंकि मुझे सेंटेंस पढ़ूंगी तब ना पता चलेगा क्या बोलना चाह रहा है। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर। उनमें ये प्रॉपर्टी है पानी होल्ड करने का, एंड बिकॉज ऑफ इट these get swollen and behave like a sponge। जैसे स्पॉन्ज ऐसे निचोड़ के जब पानी में डालते हैं तो स्पॉन्ज ऐसे फूल जाता है, पानी को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो देखो, बताओ, आंसर आपके सामने है, बोलो। प्लीज इस सेशन को आप लोग लाइक कर देना बेटा, ठीक है। आप लोग बहुत कंजूसी में लाइक करते हो। क्या बात है? क्यों? मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ? अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तुम लाइक मत करना, बिल्कुल नहीं करना, है ना। क्योंकि किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए, राइट। चलो बेटा 141 है तो मेंस की तैयारी करो। वेरी गुड, आ गया तुम लोग को समझ में। भाई स्पॉन्ज है क्योंकि पानी के अंदर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। अब एक बात बताओ बेटा, खत्म, 5 क्वेश्चन हो गया, खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा? नहीं ना। मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, इन सबको कीवर्ड से कराऊंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, वो क्लोज टेस्ट समझना है। और पूरा ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो डिटेक्टिंग एरर के क्वेश्चन है, वो मेरी जिम्मेदारी। वोकैबुलरी मैं कराऊंगी, और जहां से करने बोलूंगी बस ये 2 जगह से कर लेना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, 5 में 4 तो जरूर सही होगा, वो मेरी जिम्मेदारी, अगर मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो। 200 में 200 टारगेट करो, ठीक है। क्यों? 2 बार कर दिया लाइक। रविशंकर तो मुझे मूर्ख बनाते हो बेटा, तुम दूसरी बार करोगे तो वो अनलाइक नहीं हो जाएगा। कितने कमीने हो, देखो हमें मूर्ख बनाता है ये। चलो हो गया। मैं आपसे मुलाकात कल फिर करूंगी, मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। उसका रीजन इसीलिए मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि मैं आपको
वो पोर्शन जो सबसे खराब पोर्शन जो आप मानते हो, पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का, पहले वो फिनिश कराऊंगी। बीच बीच में और भी क्वेश्चंस दिखाते रहूंगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, आप मेरे साथ बहुत आसानी से कर लोगे। पैसेज एकदम बहुत आसान है कीवर्ड से, और सेंटेंस अरेंजमेंट कल मैं दिखा दूंगी कितना आसान है। पैसेज खत्म करूंगी, सेंटेंस अरेंजमेंट में चलूंगी। कल आपसे मेरी मुलाकात होगी फिर से 5:30 बजे सीपीओ के पेपर के साथ ही। नेक्स्ट क्लास में जितना पेपर डिस्कस हो गया हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सीधा का सीधा सिलेबस में पहुंचेंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबा सिलेबस कवर करना है, टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ एक बार, आप एक बार पढ़ोगे और इंडिया के जितने एग्जाम से सारे एग्जाम्स बस इसी में आप कंप्लीटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। एक हमारा जो जनरल बैच पूरा कंप्लीट लेना चाहते हैं, वो याद रखना, कॉम्बो फुल कोर्स ले लेना, बैच नंबर 27, और ये 9 मई के साथ आ रहा है, जिसमें मेरा बैच इंग्लिश भी आ रहा है, और एक इंग्लिश स्पेशल 9 मई को मेरा आ रहा है, बैच नंबर 29। आज 6 है, कल 7 को, कल फिर से आपको मुलाकात होगी मेरे से यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। केडी लाइव को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।